हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास हमारी जो होती है ये शाम को डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाती है। ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा के लिए बहुत ही बहुउपयोगी क्लास है। इसमें देखा जाए तो डेली न्यूज़पेपर की जो क्रक्स होते हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई, आकाशवाणी पर रही खबरें होती हैं, उन खबरों को यहाँ पर समाहित किया जाता है, संकलित किया जाता है और आपके समक्ष टू द पॉइंट प्रस्तुत किया जाता है। पिक्टोरियल फॉरवर्ड में हमारी पूरी क्लास होती है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ये क्लास आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, सीजीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई तथा एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर हम एक सूचना आपको देते हैं। सूचना ये है कि मार्च महीने का जो कंपाइलेशन पीडीएफ था, जो हमारी क्लास जो पीपीटी होती है उसको हम लोग एज अ पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं। डेली आपको जो पेड ग्रुप है उस पेड ग्रुप में आपको ये पीडीएफ डेली प्राप्त हो जाता है। हमारा एक पेड ग्रुप है। जब आप पैकेज को ज्वाइन करेंगे, मंथली पैकेज हमारा अप्रैल का ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको डेली क्लास पीडीएफ पीपीटी मिल जाती है, 10 एमसीक्यू के पर डे टेस्ट मिल जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे इतर क्या होता है, ऐप पर डेली टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। महीने के एंड में कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। एक फुल लेंथ टेस्ट होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो पूरी तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित होता है। फुल लेंथ टेस्ट होता है। कोई भी प्रश्न उसमें से वन लाइनर टाइप के पूरे प्रश्न नहीं होते। दो चार प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो सब सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं या तो कथन कारण वाले होते हैं, या तो कथन और तर्क वाले होते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, या सुमेलित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सत्य कथन की पहचान करें, असत्य कथन की पहचान करें। इसी टाइप के सारे प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा सिंपल सा प्रश्न नहीं पूछा जाता जिससे आपको लगे कि हमने 18 रुपए खर्च किए तो हमको उस तरीके का प्रोडक्ट मिला नहीं। देखिए, बेसिकली जो हमारा पैकेज है ये नाम मात्र शुल्क मात्र 18 रुपए में ये पैकेज चलता है। और पैकेज 18 रुपए भी सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। जब आप किसी चीज को पे करके खरीदते हैं तो आप भी उस चीज के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं कि आपको फॉलो करना है। हम भी उस चीज के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं कि हमको इतने लोगों ने परचेज कर रखा है, हमारा बैच परचेज कर रखा है, तो हमारी भी गारंटी हो जाती है कि हम अपनी तरफ से संपूर्ण चीजें उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए खबरों पर चर्चा करते हैं। पहली खबर देखते हैं। आज महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर, विश्व होम्योपैथी दिवस। जो विश्व होम्योपैथी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो होम्योपैथी के जो प्रणेता है सैमुअल हनीमैन, ठीक है, सैमुअल हनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में देखा जाए तो हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी जयंती होती है? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती होती है। इन्हीं को होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। ठीक है, होम्योपैथी का जनक परीक्षा में पूछ ले किसे कहा जाता है? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन को कहा जाता है। चलिए आगे हम चर्चा करें। अब यहां पर क्या हो रहा है कि गांधीनगर में होम्योपैथी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर ही गांधीनगर गुजरात में 2 दिवसीय भव्य विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर ही होम्योपैथी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और ये 2 दिवसीय सम्मेलन कब से कब तक? ये 10 और 11 अप्रैल 10 और 11 अप्रैल के बीच में गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। पॉइंट पर चर्चा कर ले। आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से 10 और 11 अप्रैल को गांधीनगर के महात्मा गांधी सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। इस वर्ष जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इसका थीम क्या है? किस विषय पर आयोजित किया जा रहा है? अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। ठीक है, थीम क्या है? किस थीम पर आयोजित हो रहा है सम्मेलन? अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। इसी थीम पर इस बार जो विश्व होम्योपैथी दिवस का सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए जिसमें होम्योपैथी के विकास में 3 आधारभूत स्तंभों पर प्रकाश डाला जाएगा। जिसमें 3 आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है अध्ययन, दूसरा है अध्यापन और तीसरा है अनुसंधान यानी कि रिसर्च। आगे देखें, आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के राज्य मंत्री कौन है? प्रताप जाधव। प्रताप राव जाधव द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आज इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रताप राव जाधव के द्वारा किया गया।
यहां पर देखा जाए इस कार्यक्रम में दुनिया भर के लगभग 10,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे यह होम्योपैथी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन बन जाएगा। जो विश्व होम्योपैथी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है गांधीनगर गुजरात में, ये दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथी सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, होम्योपैथी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन हो जाएगा। यहाँ पर 10,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। ISSF विश्व कप जो है, जिसका आयोजन अर्जेंटीना में किया जा रहा है, चर्चा कर लेते हैं। विजयवीर सिद्धू अर्जेंटीना में 50 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आ जाए पहले भारतीय तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यहां पर देखें तो विजयवीर सिद्धू, ठीक है, ये है विजयवीर सिद्धू, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में जीता है, कैटेगरी जरूर याद रखिएगा, दो कथन में आपसे पूछा जा सकता है। तो पुरुषों की कैटेगरी में देखा जाए तो विजयवीर सिद्धू जो है, इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और ऐसी ख्याति प्राप्त करने वाले, ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले जो जयवीर सिद्धू है, ये पहले भारतीय है। आगे हम चर्चा कर ले, महिला वर्ग में सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। यहां पर यह है सुरुचि सिंह, इन्होंने क्या जीता है, ठीक है, सुरुचि सिंह ने क्या जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो बिम्स्टेक देश होते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले जो कंट्रीज हैं, अभी देखा जाए तो बिम्स्टेक सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया और थाईलैंड अभी तक अध्यक्ष था बिम्स्टेक का। थाईलैंड से अब अध्यक्षता किसको हस्तांतरित हो गई है, बांग्लादेश को हस्तांतरित हो गई है। अगले 2 साल तक देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो बिम्स्टेक का अध्यक्ष होगा। लेकिन यहां पर जो कृषि मंत्रियों के तीसरा सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है नेपाल में। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, थाईलैंड टिक कर सकते हैं, इसी वजह से यहां पर ये चीज पॉइंट आपको बताई जा रही है। देखा जाए तो 9 अप्रैल यानी कि कल 9 अप्रैल को काठमांडू नेपाल में, ठीक है, बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 अप्रैल को नेपाल में बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा देखा जाए तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी काठमांडू नेपाल में 9 अप्रैल को, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। आगे हम चर्चा कर ले, यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कृषि क्षेत्रों में सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच में आपस में, भारत और नेपाल दोनों के बीच में देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री भूटान के कृषि और पशुपालन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी सम्मिलित हुए। और बिम्स्टेक जो है, इसके बारे में आप जाने रहिए कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में स्थित देशों का एक पहल है। अब आपको बताना है यहाँ पर जो बिम्स्टेक है, इस बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है, ये आप कमेंट में लिखिएगा, कौन से देश शामिल है, इसको आपको कमेंट में बताना है। मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आप बताइएगा। चलिए, नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है। जो आधार ऐप है, नए सिरे से इसको लॉन्च किया गया है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो UIDAI ने दिल्ली में तीसरे आधार सम्मेलन में सुरक्षित डिजिटल सत्यापन के लिए एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। यहां पर चर्चा कर ले, यह ऐप मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ID सत्यापन प्रदान करेगा, जिससे पहचान प्रक्रिया को सुरक्षित और आसान बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो ऐप है, बेसिकली QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका जो फेस वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, और नया आधार ऐप है, UIDAI के द्वारा अनवील किया गया है यहाँ पर न्यू आधार ऐप को। ठीक है, चर्चा करें, इस ऐप के साथ आपको भौतिक आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि यात्रा और भंडारण के लिए सुविधाजनक है। आपके पास मोबाइल है तो आप यात्रा कर रहे हैं, आपसे कोई कहे आधार कार्ड दिखाओ, अपनी ID दिखाओ, आप मोबाइल निकालिए, स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद आप अपना आधार कार्ड अपने फोन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कहीं भी कोई वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों,
आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जैसे अभी तक क्या होता था कि आप अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी बहुत जगह आप दे के आते थे और उसका मिसयूज होता था आधार कार्ड का। पहले क्या होता था, लोग सिम निकलवाने में काम यूज कर लेते थे। अब क्या हो गया कि अब तो चलो ठीक है, आप जब तक वहां पर अंगूठा लगाएंगे नहीं, ठीक है, आपका थंब स्कैन नहीं करेगा, तब तक सिम नहीं निकलता। पहले क्या होता था, पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आप कटरा वगैरह में चले जाइए, प्रयागराज में, तो जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, लोग साइकिल के आसपास खड़े हुए हैं, सिम बेच रहे हैं, 60 रुपए में बिना रिचार्ज के सिम ले जाइए। तो वहाँ पे आप जाइए, थंब लगाइए, आपको सिम मिल जाता है। पहले जब दुकानों पे होता था, फर्जी आधार कार्ड होते थे, और फर्जी आधार कार्ड होने के बाद में क्या होता था कि एक धड़ल्ले से लोगों के नाम से सिम निकाली जाती थी, जीरोक्स निकाल निकाल के, आधार कार्ड की जीरोक्स निकाल के, फोटो की जीरोक्स निकाल के, और फर्जी सिम खूब निकाले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, पिछले साल देखा जाए तो जो दूरसंचार अधिनियम आया, दूरसंचार अधिनियम के बाद में सरकार के द्वारा जो सिम का प्रावधान था उसको भी निबंधित कर दिया गया। और निबंधित करने के बाद में क्या किया गया कि 9 सिम आप अपने पूरे जीवन काल में, आप अपने पूरे जीवन काल में 9 सिम से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते हैं अपने आधार कार्ड पे, अपनी आईडी पे। अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आप अपनी आईडी से मात्र 6 सिम निकलवा सकते हैं। और यदि आप भारत के अन्य हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में रहते हैं तो आप अपने पूरे जीवन काल में 9 सिम निकलवा सकते हैं। ये दूरसंचार अधिनियम जो आया था, उस दूरसंचार अधिनियम में ये प्रावधान किए गए थे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर रखी गई है कि अब क्या होगा कि जो फोटो कॉपी आप जमा करवाते थे ना, अब फोटो कॉपी आपको नहीं जमा करवानी पड़ेगी, जिससे होगा क्या कि समय और संसाधन दोनों की बचत भी हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपका फोटो कॉपी रहता था वो भी अब सेव रहेगा, आपका आधार कार्ड, आपका डाटा सेफ रहेगा। चलिए आगे हम बात करें सीपीआईएम के 6वें महासचिव। सीपीआईएम के 6वें महासचिव, देखा जाए तो सीताराम येचुरी का जब देहांत हुआ उसके बाद सीताराम येचुरी जो थे वो सीपीआईएम के महासचिव थे, उनका देहांत हुआ तो वो पद जो था वो खाली हो गया था। उसके जगह एक अंतरिम महासचिव के रूप में, कार्यकारी महासचिव के रूप में एक व्यक्ति कार्य कर रहे थे। अब क्या हो गया है, फुल टाइम महासचिव जो है सीपीएम के नियुक्त कर दिए गए हैं। चर्चा करें, केरल के पूर्व मंत्री मरियम अलेक्जेंडर बेबी या ए बेबी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआईएम का 6वां महासचिव चुना गया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 6वें महासचिव कौन बने हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर बेबी, मरियम अलेक्जेंडर बेबी, ठीक है। और ये केरल के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आगे बात करें, 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के मदुरई शहर में आयोजित पार्टी के 24वें पार्टी कांग्रेस में ए बेबी को सीपीआईएम का नया महासचिव चुना गया है। महासचिव जो होता है सीपीआईएम में पार्टी का सर्वोच्च पद होता है। इसमें सीपीआईएम, बात करें जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसमें अध्यक्ष जैसा कोई भी पद नहीं होता है, ये पॉइंट जाने रहिएगा। यहां पर सब सर्वोच्च पद कौन सा होता है, महासचिव का ही होता है। आगे हम चर्चा करें, ए बेबी ने प्रकाश करात की जगह ली है जो सितंबर 2024 में महासचिव सीताराम येचुरी की मृत्यु के कारण पार्टी के अंतरिम समन्वयक बने थे, ठीक है। आगे हम चर्चा करें, सीपीआईएम हर 3 साल में एक बार अपनी पार्टी कांग्रेस आयोजित करती है जहां पार्टी के पदाधिकारी चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हर 3 साल में एक बार पार्टी का सम्मेलन होता है और उसी सम्मेलन में जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों को चुना जाता है। यहां पर देखा जाए तो 6वें सचिव कौन बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, मरियम अलेक्जेंडर बेबी बने हैं, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, इनके 6वें महासचिव, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है नाम। चलिए आगे देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया। अब इस डाक टिकट के बारे में जाने रहिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि वर्तमान में देखा जाए तो 9 और 10 7 और 8 तारीख के लिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये पुर्तगाल की यात्रा पर थी और 9 और 10 तारीख ये स्लोवाकिया की यात्रा पर थी। तो जब ये पुर्तगाल की यात्रा पर थी तो पुर्तगाल में आपको मैंने बताया था कि जो लिस्बन शहर है वहाँ के मेयर ने इनको की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो लिस्बन शहर की चाबी है वो भेंट करी थी। और वहीं पर देखा जाए तो पुर्तगाल के साथ भारत के जो राजनयिक संबंध है इसके 50 साल पूरे हो गए इस बार, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, पुर्तगाल के राष्ट्रपति, और भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा मिलकर एक डाक टिकट जारी किया गया है। चर्चा कर लें यहाँ पर,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। आगे चर्चा करें। यह डाक टिकट भारत और पुर्तगाल की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इनमें दोनों देशों के जीवंत लोक परिधान शामिल है। यहां पर जो डाक टिकट जारी किया गया है, उस डाक टिकट पे दोनों देशों के जो जीवंत लोक परिधान है उनको प्रदर्शित किया गया है। क्या प्रदर्शित किया गया है? तो जो डाक टिकट है उसमें राजस्थान की विशिष्ट कलबेलिया पोशाक को दर्शाया गया है और पुर्तगाल की पारंपरिक वियाना डो कोस्टेलो पोशाक को दर्शाया गया है। वियाना डो कोस्टेलो पोशाक कहाँ की है? ये पुर्तगाल की है। और कलबेलिया जो पोशाक है वो कहाँ का है? भारत का है। भारत के किस राज्य से संबंध है? राजस्थान से संबंध है। कलबेलिया नृत्य आप देखते ही होंगे, जो कलबेलिया नृत्य है जनजाति, कलबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली देखा जाए तो जो सपेरा जनजाति होती है, कलबेलिया जो है राजस्थान की सपेरा जनजाति है और उसी के द्वारा कलबेलिया नृत्य किया जाता है। और कलबेलिया पोशाक जो होता है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का लहंगा चुनरी जैसा पोशाक होता है, उसी को यहाँ पर इस डाक टिकट पर प्रदर्शित किया गया है। चलिए आगे हम देखें। हरियाणा ने भिवानी में 4400 साल पुराने स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। हरियाणा सरकार के द्वारा क्या किया गया है? जो भिवानी जिले के 2 स्थल थे, नाम क्या है इनका? तिगराना और मिठथल। ये मिठथल और तिगराना 2 स्थल ऐसे थे भिवानी जिले में हरियाणा के, जिनको हरियाणा सरकार के द्वारा क्या किया गया है? इनको पुरातात्विक और संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब इससे होगा क्या? यहां पर देखा जाए ये स्थल जो है ये 4400 साल पुराने हैं तथा सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। सिंधु सभ्यता से इन दोनों स्थलों का संबंध है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा तिगराना और मिठथल जो पुरातात्विक स्थल है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में अवस्थित है? तो आप याद रखिएगा ये दोनों हरियाणा राज्य में अवस्थित है। और हरियाणा राज्य के किस जिले में अवस्थित है? भिवानी जिले में अवस्थित है। दोनों स्थलों का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध किससे है? तो यहाँ स्थलों को आप देख सकते हैं, एज सिंधु घाटी सभ्यता की तरह लग रहा है। दुर्ग टीला, नगर टीला। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दुर्ग और नगर, बावड़ी वगैरह जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बनी हुई थी, सेम वैसे ही बनी हुई है। ठीक है, तो इसको बताया जा रहा है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे हम चर्चा करें। हरियाणा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत जो मिठथल है में 10 एकड़ क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा, जैसा कि 13 मार्च 2025 को विरासत एवं पर्यटन विभाग के द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए मिताथल लिखा है, मिठथल होगा। ठीक, मिठथल, मिठथल में 10 एकड़ क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा। तो आप ये दोनों स्थल याद रखिएगा। जो तिगराना और मिठथल है ये कहां पर अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है, हरियाणा के भिवानी जिले में। इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। परीक्षा में अभी आज से पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा, चर्चा में रहा, तिगराना और मिठथल स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। जो मैक्स वेरस्टैपेन है, इन्होंने लगातार 4थे साल जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। मैक्स वेरस्टैपेन ने 6 अप्रैल 2025 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 1 सीजन में अपनी पहली रेस और सुजुका ट्रैक पर लगातार 4थी जीत दर्ज की है मैक्स वेरस्टैपेन ने। ठीक है, यहां पर देखा जाए आपके परीक्षा के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चर्चा करें। इस जीत के साथ वेरस्टैपेन की ग्रैंड प्रिक्स जीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब तक कुल कितने ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं? 64 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। किसने? मैक्स वेरस्टैपेन ने। आगे हम बात करें। ड्राइवर्स चैंपियनशिप में लैंडो नोरिस के साथ उनका अंतर केवल 1 अंक का ही अब रह गया है। यानी देखा जाए तो 64 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड मैक्स वेरस्टैपेन के नाम पर है। यहां पर इन्होंने लगातार 4थे साल जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है और देखा जाए तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी पहली रेस भी इन्होंने जीत ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर देखें। जो रेपो दर है इसको 25 बेसिस पॉइंट और कट कर दिया गया है। पहले 6.50 था, फिर उसको 6.25 किया गया, अब इसको 6 कर दिया गया है। ठीक है, 0.25 था और कम कर दिया गया है और लेस कर दिया गया है। बात करें यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा के प्रमुख नीतिगत दरों की कटौती की घोषणा की है। और यहां पर जो ये कमेटी थी, इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? संजय मल्होत्रा के द्वारा किया जा रहा था। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा जो मौद्रिक नीति समिति थी उसकी अध्यक्षता की जा रही थी और उसी समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया
कि नए वित्त वर्ष की पहली नीति समीक्षा के दौरान देखा जाए तो जो नीतिगत कटौती होती है, नीतिगत कटौती की गई और रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। आगे हम चर्चा करें क्या है खबर। 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट घटाकर कितना कर दिया है, 6% कर दिया है। 6% करने का निर्णय लिया है जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया, यानी कि तुरंत निर्णय लिया और 9 अप्रैल को ही लागू हो गया। यहां पर आगे हम चर्चा कर लें। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो एचडीएफ होता है इसकी दर 5.7%, ठीक है, 5.75%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो एमएसएफ होता है वह बैंक दर कितना 6.25% इतना कर दिया गया है। ठीक है, तो सबको यहां पर गिराया गया है मौद्रिक नीति के तहत देखा जाए। साथ ही साथ आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने जो वित्त वर्ष 2025-26 है, ठीक है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अपनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान रखा था, पहले कितना रखा था, 6.7% रखा था, इसको घटाकर कितना कर दिया है, इसको कर दिया 6.5, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की रेपो दर में तो कमी की है। और रेपो दर में कमी करने के साथ साथ में आरबीआई ने कहा है कि भारत जिस हिसाब से ग्रो कर रहा था, जो हमारी आर्थिक वृद्धि होने वाली थी 2025-26 में, वो होने वाली थी 6.7% की, लेकिन अब आर्थिक वृद्धि दर इन्होंने घटा के कितना कर दिया है, 6.5 कर दिया है। यानी जो आर्थिक वृद्धि दर होगी 2025-26 में 6.5 होगी। और इसका प्रभाव देखा जाए बेसिकली तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ है अमेरिका का, उसका भी प्रभाव यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। विराट कोहली बने टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन, विराट कोहली। यहां पर हम बात कर ले, अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय देते हुए टी20 क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 के मुकाबले में हासिल की गई यह उपलब्धि कोहली को दुनिया भर के शीर्ष 5 टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल कर देती है। अब यहां पर पॉइंट की चर्चा कर ले, टी20 क्रिकेट में 13,000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम आता है क्रिस गेल का। क्रिस गेल ने कितने रन बनाए हैं, 14,562 रन बनाए हैं इन्होंने, क्रिस गेल ने। उसके बाद देखें एलेक्स हेल्स, जो एलेक्स हेल्स है 13,610 रन बनाए हैं। शोएब मलिक ने कितना बनाया है, 13,557 रन बनाया है। किरॉन पोलार्ड ने कितना बनाया है, 13,537 रन बनाए हैं। और विराट कोहली ने कितना बनाया है, देखा जाए तो 13,001 रन अभी तक बनाया है। 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली बने हैं। इनसे पूर्व जो 4 खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से, उनका नाम याद रखिएगा, क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक, किरॉन पोलार्ड और विराट कोहली। यहां पर देखा जाए तो जल्द ही विराट कोहली हो सकता है किरॉन पोलार्ड को भी पीछे छोड़ दे, शोएब मलिक को पीछे छोड़ दे, एलेक्स हेल्स को पीछे छोड़ दे और लगातार खेलते रहे तो एक टाइम बाद क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन खबरों पर चर्चा कर ली। कुछ प्रश्न है आपके लिए, उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं, नाम बताना है। अंजन कुमार, विजय वीर सिद्धू, समरजीत सिंह, शिवम चौधरी, क्या नाम है इनमें, चारों में ABCD में आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है, क्या नाम है इनका। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है नया आधार ऐप केवल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। दूसरा है यह ऐप फेस आईडी सत्यापन को सक्षम बनाता है। तीसरा है यह ऐप भौतिक आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करता है। अब सही विकल्प चुनना है, केवल कथन 1 और 2 सही है, बी है केवल कथन 2 और 3 सही है, सी है केवल 1 और 3 सही है और डी है सभी गलत है। ठीक है, तो यहां आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MA बेबी को CPIM का महासचिव चुना गया है। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि वे भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अब यहां आपको बताना है कि तर्क कह रहा है क्योंकि वे भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसी वजह से जो MA बेबी है इनको CPIM का महासचिव चुना गया है। अब आप बताइए, कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या कर रहा है। बी कह रहा है कथन सही है तर्क गलत है। सी कह रहा है दोनों गलत है और डी कह रहा है दोनों सही है पर तर्क सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैक्स वेरस्टैपेन ने सुजुका ट्रैक पर लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। कारण कह रहा है यह उनकी फार्मूला 1 करियर की पहली जीत है। अब आपको बताना है कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कथन सही है कारण गलत है। सी कह रहा है दोनों कथन सही है तर्क सही व्याख्या नहीं करता है।
डी कह रहा है दोनों कथन गलत है। अब आप बताइए कौन सा उत्तर सही है। पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की आपको बताना है, गलत कथन कौन सा है। विराट कोहली T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं, ये पहला है। बी कह रहा है ये दुनिया के टॉप 3 रन बनाने वालों में शामिल हो गए हैं। ठीक है, दुनिया में T20 में टॉप 3 रन बनाने वालों में शामिल हो गए हैं। सी कह रहा है क्रिस गेल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और डी कह रहा है यह उपलब्धि विराट कोहली ने उन्होंने IPL 2025 में हासिल की है। अब आपको बताना है यहां पर कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की पहचान करना है। तो यहां पर मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 प्रश्नों का बहुत ही ईमानदारी से आप सवालों का जवाब देंगे। जिस प्रकार आप पूरी ईमानदारी से क्विज अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, और जब मैं पोल डालता हूं तो आधे लोग उसमें से 1/3 लोग कहते हैं कि सर हम डेली अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिस प्रकार ईमानदारी से आप वहां पर बताते हैं ग्रुप में कि सर हम डेली अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से ईमानदारी से यहाँ पर जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर भी आप ईमानदारी से जरूर दिया करिए। आप अपने सवालों का उत्तर देंगे तो हमें भी खुशी रहेगी कि आप लगातार अनावरत रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। तो जुड़ाव हमको, क्योंकि यूट्यूब पर क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन है, हम इधर से बोल रहे हैं, आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, तभी हमको पता चलेगा कि आप भी जुड़ाव महसूस करते हैं हमसे, और हम भी तब आपसे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो इसी वजह से प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। कोई प्रश्न हो, कोई जवाब हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। मिलते हैं इसी सब बातों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।